हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 11 से 13 मई 11, 12 और 13 मई का करंट डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है पीएमईएसी, ये ईएसी अध्ययन के अनुसार पिछले 65 वर्षों में भारत में हिंदू आबादी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन है 7.3, 7.6, 7.8 और 8.1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये पिछले 65 वर्ष, ये जो डेटा है वो 1950 से लेके 2015 के बीच का डेटा है। ठीक है, तो ये 65 वर्षों में 7.8% की जो है वो कमी आई हुई है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है पीएमईएसी इकोनॉमिक एडवाइजरी परिषद काउंसिल, ईएसी, ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा अध्ययन आया है। अध्ययन का नाम है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। इसके अनुसार जो है वो हिंदू आबादी में 7.8% की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी जो है इसमें 43.15, मतलब 1950 में जो मुस्लिम आबादी थी वो 43.15% बढ़ गई है। और सिखों और बौद्धों की आबादी भी जो है क्रमशः 1.85% और 0.81% की इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल जनसंख्या की बात करें तो उसमें हिंदू हिस्सेदारी जो है वो घटकर 78.06% हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़कर 14.09% और ईसाइयों की हिस्सेदारी बढ़कर 2.36% हो गई है। मतलब अगर आज 2015 में आप देखें तो 100 में से 78 व्यक्ति जो हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या हिंदू हैं, जो 14 लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं और जो 2.36 लोग हैं वो ईसाई हैं। इस तरह से ये डेटा आया हुआ है। इसके अतिरिक्त जैन और पारसियों की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है और 2015 में यह क्रमशः 0.36% और 0.004% रही है। पारसियों की तो जनसंख्या भी वैसे आप लोग देखेंगे तो बहुत कम है, जैन जनसंख्या की भी देश में जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्न में किसने ली है? ऑप्शन है जेरेमिया मोनेले, जॉन स्वाइनी, जेम्स मॉरेप, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जॉन स्वाइनी जो है इन्होंने स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में, और स्कॉटलैंड के इन्होंने 7वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है। ये प्रथम लिखा हुआ है, ये प्रधान होना चाहिए था। ठीक है, 7वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका जो आवास है, पहले ये 7 रेस कोर्स होता था, अब ये 7 जो है वो इन्होंने अपने आवास का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, वैसे ही जो है वो डाउनिंग स्ट्रीट में जो है इनके ब्रिटेन के पीएम का आवास है, तो वैसे ही स्कॉटलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका आधिकारिक आवास जो है उसको ब्यूट हाउस कहा जाता है। ठीक है, और स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आप लोगों ने एक एब्रिविएशन सुना होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये ब्रिटेन, इंग्लैंड और उसके कुछ और देशों के साथ मिलकर बनता है, तो ये यूके का पार्ट है स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, जबकि यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग, जिसको नॉर्मली पाउंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनकी आधिकारिक मुद्रा है। मैप में यहाँ पे स्कॉटलैंड की पोजीशन लगाई है। ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, ये पूरा रीजन यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। यहाँ आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, और ये आपका ऊपर स्कॉटलैंड रहा। तो आप देखेंगे कि स्कॉटलैंड की सीमा जो है वो केवल इंग्लैंड के साथ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना है ये उत्तराखंड सरकार और वहां के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, उनके द्वारा ये योजना उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये शुरू की गई है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है जंगलों की आग को रोकना। उत्तराखंड में जो है वो हर साल लगभग जंगलों में आग लगती है और बहुत सी वन संपदा की जो है क्षति हो जाती है, तो उसी को रोकने के लिए ये अभियान जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। और इस अभियान के तहत क्या करेंगे, जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, युवा हैं वहां के, वो क्या करेंगे, जंगलों में पड़े पिरुल, पिरुल यानी चीड़ के पेड़ की पत्तियां, उन पत्तियों को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद इनके सेंटर बनाए जाएंगे। उन सेंटर्स पे ये पत्तियों को लेके जाएंगे और इन्हें वहां पर
₹50 प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब अगर 1 किलोग्राम पत्तियां ये पिरुल जो है 1 किलोग्राम लेके आएंगे तो उसके लिए इनको ₹50 दिया जाएगा, और ये जो पैसा है सीधे इनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें वैसी वाली बात नहीं होगी कि कोई बिचौलियों के थ्रू जाना है। आप डायरेक्टली जो है इसमें आप वहां पर अपना जो इकट्ठा किया हुआ है उसको दें पिरुल को, और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती की प्रशासनिक संस्था UWW ने डोप परीक्षण से इनकार करने पर बजरंग पुनिया को कब तक के लिए निलंबित करने का फैसला किया है? ऑप्शन है 2024 तक, 2025 तक, 2026 तक और 2027 तक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ये वर्ष 2024, मतलब अभी पूरे वर्ष के लिए जो है इन्होंने UWW, इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो फुल फॉर्म हो जाता है इसका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इसके द्वारा जो है इन्होंने बजरंग पुनिया पर पूरे 2024 वर्ष 2024 के लिए इन्होंने प्रतिबंध इन पर लगा दिया है, इनको निलंबित कर दिया है। और ये इनका फैसला जो आया है, जो देश की नेशनल डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो है, इसके द्वारा डोप परीक्षण से इनकार करने पर बजरंग पुनिया को निलंबित करने के बाद आया है। मतलब पहले जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है उसने बजरंग पुनिया को निलंबित किया था, और उसके बाद ये UWW का फैसला आया हुआ है। हालांकि बजरंग पुनिया जी ने बोला हुआ है कि इन्होंने कभी भी सैंपल देने से मना नहीं किया, जबकि इन्होंने बोला है कि ये डोप अधिकारी से इन्होंने बोला था कि आप ये एक्सपायर्ड किट यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि मैंने स्पष्टीकरण मांगा था, मैंने मना नहीं किया है। जबकि नाडा जो डोपिंग एजेंसी है उसने बोला हुआ है कि इन्होंने अपना सैंपल देने के बिना ही ये जो है वो स्थल छोड़कर चले गए। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर डोपिंग के बारे में। डोपिंग क्या है? डोपिंग जो है वो खेलों में प्रदर्शन, परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपकी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं, तो वैसी दवाओं का आप प्रयोग करके खेलों में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है वृद्धि होती है, ये आपकी अपनी नहीं होती है, एक्सटर्नल किसी केमिकल की वजह से होती है, जो क्या है, अनैतिक है, इमोरल है। इसका प्रयोग जो है वो इमोरल है, और इस वजह से इनको बैन किया गया है। और डोप टेस्ट वे परीक्षण है जो जैविक नमूनों में साइको एक्टिव दवाओं, जो ये प्रतिबंधित दवाएं हैं, इनको साइको एक्टिव दवाएं बोलते हैं, इन दवाओं की उपस्थिति की जांच करता है। ठीक है, और ये जो परीक्षण है वो मूत्र, लार, पसीना और रक्त जैसे तरल पदार्थ या बाल और नाखून जैसे ठोस नमूनों के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये साइको एक्टिव दवाओं का सेवन करते हैं तो आपके मूत्र, लार, पसीना और रक्त के तरल पदार्थों की जांच में उनकी प्रेजेंस जो है वो चेक हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल है, आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो आप इनको चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आप और टाइम सेव करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा यहाँ पर नीचे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है, नीचे संस्थान का मोबाइल नंबर दिया है। इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इन किसी भी माध्यम से संस्थान से जुड़ जाएं, और ये सारी जो करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकी PDF आपको वहां से मिल जाएगी। इस PDF का आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, और ये PDF एज इट इज रहेगी। आपको पढ़ने में ये बहुत आसान रहेगी, आप आसानी से इसको मोबाइल पे अपने पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अभी अप्रैल तक 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 5वां महीना स्टार्ट हो गया है, वो भी लगभग आधा कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने विचार किया है कि जो करंट अफेयर्स हैं उनकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की जाए, ताकि आपको पिछले 4 महीने का करंट जो है वो जल्दी रिवाइज हो जाए। तो वो सीरीज भी जल्दी आएगी। आप लोग संस्थान से जुड़े रहें और वो सीरीज भी आप जरूर देखें। आपका जो है वो करंट हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपका इन्हीं क्लासेस के माध्यम से तैयार हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शक्ति, अभ्यास का नाम है शक्ति, भारत और निम्न में से किस देश की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑप्शन है वियतनाम, अमेरिका, ओमान और फ्रांस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ये जो युद्ध अभ्यास शक्ति है या सैन्य अभ्यास शक्ति है, ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच का संयुक्त अभ्यास है, और ये अभी हाल में इसका आयोजन 13 से 26 मई तक के बीच में मेघालय के उमरोई क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाना है। और ये जो है इस अभ्यास का 7वां संस्करण है, मतलब 6 बार ये अभ्यास पहले हो चुका है, ये 7वां इसका
संस्करण है, बाकी नीचे अभ्यास का उद्देश्य है। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप हमसे पीडीएफ लेके भी ये लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूबीएस की इंडिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो इंडिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार वर्ष 2026 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। मतलब आज के समय पे भारत जो है वो 5वें स्थान पर है, फिर 2 पायदान ऊपर आकर ये तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 2026 तक। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भारत के उपभोक्ता बाजार में वृद्धि हुई है और कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद असाधारण वृद्धि देखी गई है। ठीक है, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ रही है और जिस तरह से कंज्यूमेबल्स का जो है जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो उस वजह से ही ये डेटा है आपका सामने आया है। और इसमें 2024 तक, इसी वर्ष के अंत तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और चौथे स्थान पर आ जाएगा, जबकि 2026 में ये जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर जो है वो आ जाएगा। और पहले ही बता चुका हूं कि 5वें स्थान पर तो भारत आज है ही उपभोक्ता बाजार के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, पेरिस और वियना। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये वनों पर जो संयुक्त राष्ट्र फोरम है उसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, ये वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यूएनएफएफ, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका 19वां सत्र जो है वो 6 मई से 10 मई 2024 के बीच में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। ठीक है, और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2010 से 2020 के बीच और औसत एवरेज वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ नॉट प्रॉफिट के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। वैश्विक अगर देखें तो भारत की जो वन क्षेत्र में लाभ हुआ है या वृद्धि हुई है, उस मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। और इस अवसर पर भारत ने अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में भी जो है वो विश्व के नेताओं के साथ जानकारी साझा की है। ठीक है, जिससे क्या है, वृक्षारोपण और खराब वन भूमि की बहाली के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर 2023 में यूएनएफएफ के तहत भारत नेतृत्व पहल की मेजबानी देहरादून में की गई थी। इसके पहले देहरादून में इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 रेशियो 2023 प्रमाणन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? टाटा, रिलायंस, इंफोसिस और HCL। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये इंफोसिस कंपनी को, जो आईटी कंपनी है इंफोसिस, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42023 जो है वो सर्टिफिकेशन प्रमाणन जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये विश्व स्तर पर ये पहली आईटी सेवा कंपनियों में से एक है इंफोसिस जिसको इस तरह का ये सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेशन है, इसके बाद क्या होगा कि जो एआई प्रथाएं हैं जवाबदेही के लिए, दक्षता और जवाबदेही के लिए जो एआई की ट्रेडिशंस है और नियामक आवश्यकता है, जो रेगुलेटरी नेसेसिटीज है, उनके पालन को बढ़ावा देगा। बिकॉज कोई भी जब नई टेक्निक आती है तो उसका रेगुलेशन, उसका नियमन जो है वो बहुत आवश्यक है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं उसका दुरुपयोग होने लगे और उसका जो है नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वीप हल्माहेरा, ठीक है, द्वीप का नाम है हल्माहेरा, पर स्थित इबू ज्वालामुखी का नाम है इबू और द्वीप का नाम है हल्माहेरा, ये ज्वालामुखी क्या है, फट गया है, इसमें ब्लास्ट हुआ है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा और वियतनाम। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये इंडोनेशिया के द्वीप हल्माहेरा पर स्थित इबू ज्वालामुखी मठ जो है वो अभी जो है रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, और इंडोनेशिया में अभी कुछ दिन पहले भी एक ज्वालामुखी में ब्लास्ट हुआ था जिसकी चर्चा भी हमने की थी। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखियों में जो विस्फोट होना है वो काफी
जो है वो कॉमन बात है, क्योंकि इंडोनेशिया में लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोज हैं, क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो ऐसी लाइन है जहां पर बहुत सारे जो हैं वो भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं, क्योंकि जो महाद्वीपीय प्लेट्स हैं ये प्लेट इस जगह पर आकर मिलती हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वहां पर ये ज्वालामुखी वगैरह या भूकंपीय गतिविधियां वहां पर लगातार होती रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत पात्र जी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे संबंधित थे, आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इतिहासकार, वैज्ञानिक, पंजाबी कवि और राजनेता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये सुरजीत पात्र जी जो हैं ये एक पंजाबी कवि हैं, जिनका अभी हाल में 11 मई को इनका निधन हो गया है। पंजाब के लुधियाना में इनका निधन हो गया है। इनको इनके प्रदर्शन के लिए, इनके योगदान के लिए पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। किस लिए? इनकी क्षेत्रीय भाषा में लेखन के लिए। इसके अलावा ये जो पंजाब कला परिषद है उसके अध्यक्ष का पद भी इन्होंने सुशोभित किया है। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको यहां से बताता जाता हूं अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट डिटेल्स लगती हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंपॉर्टेंट लगती है उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहाँ लग रहा है कि इसमें और किस तरह से सुधार किया जा सकता है और कौन सी डिटेल ऐड की जा सकती है, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, तो हम इनको और जो है वो आगे ले जाएं और अच्छे से करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ मिले। ठीक है, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको कम से कम टाइम में हम आपको क्वालिटी का कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, वैसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो जेन्युइन है, जिसका और एक चीज और है, ये जो कंटेंट है ये हम लोग खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं इसको, ताकि इनके वर्ड्स जो है वो इस तरह से रहें कि आपको कुछ भी इररिलेवेंट हम प्रोवाइड ना करें। ठीक है, बाकी आप कंपेयर भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम टू द पॉइंट हमारी चर्चा रहती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम आपको दाएं बाएं कुछ कहानी सुनाएं। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट कि आपका कम से कम समय में जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। तो आप लोग प्लीज अपना हमें फीडबैक जरूर दें। ठीक है, और आपके जो साथ के लोग हैं उनके साथ भी आप शेयर करें ताकि रीच बढ़ सके और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के एवरेस्ट मैन, इनकी जो है उपाधि है एवरेस्ट मैन, जिन्होंने 29वीं बार शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उनका आपको नाम बताना है। तेंजिंग नोर्गे, दोरजी शेरपा, मिंगमा शेरपा और कामी रीता। ये सॉरी, मिंगमा शेरपा जो है 2 बार आ गया है। तो इनका जो सही नाम है, जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी, ये कामी रीता जी जो है, इनको एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है और ये 29वीं बार पर शिखर पर चढ़ गए हैं और इन्होंने अपना ही जो पुराना रिकॉर्ड है एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी पहली चढ़ाई 1994 में की थी, पहली सफल चढ़ाई इन्होंने 1994 में की थी। थोड़ी सी और डिटेल, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे, जबकि जुंको ताबेई जी जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला रही हैं। और माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें, जो कि बहुत बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,849 मीटर समुद्र तल से ये ऊंचाई होती है, 8,849 या 29,035 फीट। आप दोनों में याद रखिए, मीटर में भी और फीट में भी, ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी का ये क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के वीडियोस में इतना ही। बाकी आप वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।